हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ये चैप्टर द एंड हो चुका है पार्ट 3 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 तक देखिए और फिर इनका एमसीक्यू यानी कि लगाइए। अगर नहीं भी देखे हैं, आपको लग रहा है कि हम बना लेंगे, आप लोग प्लीज इसको पहले बनाइए, ठीक। तो आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू वैदिक साहित्य का, वैदिक काल का, ठीक। और ये आपका यूपीएससी बीपीएससी और कंपटीशन अदर टेस्ट के लिए काफी मददगार हो सकते हैं, ठीक। और खास करके हम आप लोगों को यूपीएससी की नजरिया से पढ़ा रहे हैं और बीपीएससी की नजरिया से पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज क्या लगाना है? एमसीक्यू लगाना है। अरे भैया, आज क्या लगाना है? एमसीक्यू लगाना है। किसका लगाना है? तो वैदिक काल का लगाना है, वैदिक साहित्य का लगाना है। एमसीक्यू 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 लगाना है आज, ठीक। देखिए, चलिए आप लोग देखिए, पानी पीजिए, जोश में रहिए। हाउ द जोश लिखिए हाय सर, हाउ द जोश लिखिए हाय सर, ठीक। चलिए देखिए, एक नंबर प्रश्न कह रहा है भैया, ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शुरुआत में पढ़े हैं, पार्ट 1 में पढ़े हैं, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है कि सामवेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है? आप लोग बताइए, ठीक। देखिए ऑप्शन देखते हैं। अरे भैया, ऑप्शन में दिया है सामवेद, ऑप्शन में दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन में सी में दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन बी में दिया है यजुर्वेद। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन मेरे प्यारे बहिना, ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। याद हो गया ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लिखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है भैया, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है मेरे प्यारे बहना, वेद कितने हैं? बहुत बहुआ वाला सवाल है, आएंगे अभी, अभी उतना हार्ड नहीं है, ठीक। ये नहीं यूपीएससी बीपीएससी ऐसा ही प्रश्न है, नहीं भैया, लेकर आएंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तब विचार करना है आप लोग पानी में पीकर। देखिए, वेद कितने हैं भैया? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 4। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, वेद की संख्या कितने हैं? वेद की संख्या उतना है, वेद की संख्या उतना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए 2 नंबर का, ठीक। वेदों की संख्या कितना है? कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये यूपीएससी का सवाल है भैया, वो मेरे भैया, ये यूपीएससी का सवाल है। ये इसमें क्या कहा गया? सुक्त का मतलब क्या होता है? यूपीएससी का सवाल है, पूछा गया है। सुक्त का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बहिना और मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 बी, ए और बी ऑप्शन है, उसमें से देखना है कौन सही है। देखिए, ए ऑप्शन में है अच्छी तरह से बोला नहीं गया, अच्छी तरह से बोला नहीं गया। सुक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन नंबर बी बताए हैं आप लोग, बताइए बताइए बताइए। नहीं देखिए तो जाकर देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तब फिर इसको लगाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है आपसे। देखिए, सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला नहीं गया, ये कथन गलत है। सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया जनाब, अच्छी तरह से बोला गया, सुक्त का मतलब यही होता है, ठीक। अब देखिए, तो सुक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, 4 में क्या है? देखिए, चारों वेदों को मिलाकर, इसका आंसर आ गया। वेद की संख्या कितने हैं बताइए? चारों वेदों को मिलाकर
क्या कहते हैं जनाब? चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं मेरे प्यारे बहिना? चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन बी, ए बी सी डी है, देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य, अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में है वैदिक साहित्य, अच्छा, और डी में है कोई नहीं। तो बताइए चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो वैदिक साहित्य कहते हैं, सॉरी वैदिक साहित्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। हम आप लोगों को बताए हैं, ये मान लीजिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस चारों वेदों को मिलाकर हम क्या बोल दिए इसको? वैदिक साहित्य। क्या बोल दिए भैया? क्या बोल दिए मेरे प्यारे बहना? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य बोल देते हैं चारों वेदों को मिलाकर। ठीक, देखिए अब क्या प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है देखिए, ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं हैं? प्रार्थनाएं का कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहना, सूक्त। प्रार्थनाएं कहने का मतलब क्या होता है? सूक्त। तो ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं हैं, कितने सूक्त हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1128, अरे यार, ऑप्शन नंबर बी 1028, और सी में 1928, और डी में 528। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं हैं, कितने सूक्त है? 1028, 1028, 1028। ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं हैं? 1028। कितने हैं? 1028। आप लोग प्लीज 1 सेकेंड फिर आते हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए पानी पीकर। अब यूपीएससी बीपीएससी जैसा प्रश्न आने वाला है। पानी पी लीजिए, एक बार कसकर पानी पीजिए, दिमाग ठंडा और धैर्य से उत्तर देना है, कथन विचार करने वाला। ठीक, 1 सेकेंड। तो दोस्तों आप लोग पानी उनी पी लिए ना, तो आप लोगों को अब धैर्य से उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, है क्या, अब विचार करना है भैया। क्या करना है? विचार करना। देखिए निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित माने होता है बहुत सारे, निम्नलिखित माने क्या होता है? बहुत सारे कथन दिया हुआ। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना भैया, तो कथन के गो है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन के गो है? कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। तो 4 गो कथन है, चारों कथन पर क्या करना है? विचार करना है। पहले देखना है नीचे वाला में पूछा क्या जा रहा है, सही कथन की गलत कथन। तो सही कथन का चयन करे। तरह 4 गो कथन है, 4 गो कथन में से विचार कीजिए आप। 4 गो कथन में से विचार करके सही कथन का चयन करे, सही कथन का चयन करे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4, और सही कथन का चयन करें। तो चारों कथन पर विचार करते हैं। तो चलिए विचार करने के लिए आप लोग तैयार हैं। देखिए ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हम आप लोगों को कराए हैं। देखिए तो ब्राह्मण साहित्य में, ओ मेरे भैया क्या कह रहा है मेरे प्यारे बहना, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। हम जस्ट बताए हैं, आप लोग याद कीजिए। कथन 1 सही है तो कथन 2, कथन 1 सही है कि गलत है, आप लोग रखिए दिमाग में। ठीक, कथन 2 पढ़ते हैं भैया। कथन 2 में क्या है? वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है कथन 2 में। और कथन 3 में क्या है? ऋग्वेद में मुख्यतः, ऋग्वेद में मुख्यतः 3 देवता है। इसका मतलब ये कथन सही है। कौन कौन? इंद्र, अग्नि, सोम। इंद्र, अग्नि, सोम मुख्यतः 3 देवता है। ये कथन आप लोगों को विचार करना है, तो बहुआ वाला है। ठीक, अब देखिए कथन 4, ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले का है। तो कथन 4 गो है, तो विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो आप लोग विचार कर लिए होंगे। ठीक, देखिए
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमको जानना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सही कथन का चयन करें, तो सही कथन का चयन करना है ना। कथन एक पढ़िए आप। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। सही है जनाब, कथन एक सही है, कथन एक सही है, कथन एक सही है जनाब। वेदों की संख्या 4 है, कथन 2 भी सही है। पढ़े हम, कथन की 2 भी सही है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। कथन 3 में देखिए, ऋग्वेद में मुख्यतः 3 देवता है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम 3 देवता है, ये भी कथन सही है, कथन 3 भी सही है। कथन 4 पर ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले का है, ये भी कथन सही है। और हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 4700 साल पहले का है, 4700 साल पहले का है। और ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले का है। तो चारों कथन क्या है? सही है। अब चारों ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 होना चाहिए। जो ऑप्शन में होगा उनको हम मान देंगे छक्का। ठीक, देखिए तो अब ऑप्शन ए में देखिए 1 और 2। अरे भैया यहाँ तो कथन चारों सही है, 1 2 काहे कर रहा है? तो यानी कि 3 और 4 गलत है तुम्हारे अनुसार, हटाओ इसको। अब बी में ऑप्शन क्या? 2 3 4, एक सही नहीं है, एक भी सही है, ये भी कथन गलत हो गया। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या कितना देखना है हमको? 7 देखिए आप लोग। देखिए देखिए हमने आप लोगों को बताएं क्या बताएं आप लोगों को? वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल का समय काल है 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का समय काल है कितना? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पार्ट 2 या 3 में हम इसको विस्तार पूर्वक बताएं, शायद पार्ट 2 में बताए हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है भैया? उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है मेरे प्यारे बहना? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का या उत्तर, ये ऋग्वैदिक काल का समय है। कौन? ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय काल कितना है, तब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है, तो जनाब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये कंप्लीट। फिर 8वां प्रश्न लेकर आते हैं। 8वां प्रश्न आपसे हम एक कमेंट बॉक्स में इसका देंगे उत्तर। कहेंगे सर आप तो पहले बता देते हैं सब चीज, अब फिर देते हैं कमेंट बॉक्स में, बोलते हैं उत्तर देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, दीजिए, याद हो जाएगा आपको। क्या है भैया, याद हो जाएगा मेरे प्यारे बहना। हमने क्या बोले, देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। वैदिक काल को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट के जरिए समझते चलिए। वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। पहले इनका समय कितना है वैदिक काल का? 1500 से 1500 बीसी, बीसी माने ईसा पूर्व, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक इनका समय है। अब 2 भाग में बांटेंगे तो सबका समय कितना कितना है ना, बांटना है ना हमको। तो एक वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल। क्या नाम है जनाब? ऋग्वैदिक काल। क्या नाम है मेरे प्यारे बहना? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को एक और नाम से हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और एक है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, अब सबका समय समय अपना अपना ना बंटवारा आगा। जब जब 2 भाई में बंटवारे हो जाते हैं जमीन सब,
तो कितना इनके पास, अगर 5 कट्ठा इनके पास है, राम के पास है, तो 5 कट्ठा श्याम के पास भी होगा, और 5 कट्ठा क्या उनकी दीदी के पास भी होगा। दीदी को भी है ना, सिस्टर को भी, उनको भी हक है जमीन लेने का। ये नहीं समझना है मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ लड़का को ही जमीन लेना है, अपने घर परिवार में वर्चस्व दिखाना है, ये गलत है, ये कानूनी रूप से गलत है। लड़की को भी, बेटी को भी उतना ही अधिकार होता है जितना बेटा का अधिकार होता है। ठीक, तो इसका समय काल है मेरे प्यारे दोस्त 1500 से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वेदिक काल का। आप लोग फिर से लिखिए, हम पूछ रहे हैं 8वां प्रश्न बनाकर, ऋग्वेदिक काल का समय काल कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही पूछ रहे हैं, लिखिए आप लोग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक, और उत्तर वैदिक काल का हम 7वां प्रश्न के रूप में दिए हैं कि अब बच गया यहाँ पर 1000 भैया। अरे भैया कितना बच गया, 1000, 1000 पर स्टार्ट कर दीजिए। 1000 बीसी से कहाँ तक, 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी मैंने कहने का मतलब 600 ईसा पूर्व तक, ये हम बताए ना। अब हम, ये 8वां प्रश्न हो गया था आपका, ऋग्वेदिक काल का समय काल कितना है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। कमेंट बॉक्स में हर उत्तर चाहिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, भले ही वीडियो 30 या आधा घंटा या 45 मिनट का बन जाए, अगर इसको क्यों मिटा दें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर दीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, याद होगा। ठीक, आप लोग एक सेकेंड रुकिए, आप लोगों को हम अब क्या 9वां प्रश्न लेकर आ रहे हैं ना, 9वां, 10वां 11वां 12वां, तब चैप्टर एमसीक्यू समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, फिर से आप लोग विचार कीजिए, विचार करने के लिए तैयार हैं। ठीक, फिर से आप लोग क्या कीजिए, विचार कीजिए। देखिए 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर, अरे भैया निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखना है कितना कथन और सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहे हैं, तो ये देखना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, 3 कथन है जनाब। सही क्यों, सही पूछने की गलत। अब देखिए नीचे, सही कथन का चयन करें। अच्छा, तीनों कथन को पढ़ना है और सही कथन को चयन करना है ना। अच्छा, दिमाग लगाते हैं। देखिए कथन 1 में है, इंद्र युद्ध के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और अग्नि, और कथन 2 में है अग्नि आग के देवता, और कथन 3 में सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। अच्छा, तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों कथन तो पढ़ लिए। अब पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करें, तो कौन सा सही कथन है बताइए, बताइए जनाब, बताइए मेरे प्यारे बहना, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, दे दिए। ठीक, अब देखिए कथन 1 में है इंद्र युद्ध के देवता, ये कथन तो बिल्कुल सही है भैया। इंद्र युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता, सोम एक पौधा है जिससे खास एक पेय बनाया जाता है ना। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों कथन तो सही है मेरे अनुसार। आपके अनुसार क्या लग रहा है, आपके अनुसार भी सही है ना। बोलिए मेरे प्यारे बहना, मेरे मेरे प्यारे बहना, और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, और देश का भविष्य, और जितने भी मेरे से सीनियर व्यक्ति हैं वो सभी से मेरे प्यारे भैया, आप लोग उत्तर दीजिए इसका क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कथन 1, कथन 2, कथन 3, तीनों कथन सही है, तो सही कथन 1, 2, 3 जिसमें होगा लगा देंगे आराम से 1, 2, 3 जो तीनों अगर जिसमें होगा उसको लगा देंगे आराम मशीन। हम लोग कहानी बच्चे में बोलते थे। देखिए तो कथन ए, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, ये नहीं होगा। बी में ऑप्शन है 2 और 3, ये भी नहीं होगा जनाब। ऑप्शन सी में है 1 और 2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 1, 2, 3, यही सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3 सही कथन का चयन बोल रहे करने के लिए, 1 और 2 और 3, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है जनाब।
मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी दीजिए। नो का आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो का आंसर ऑप्शन नंबर डी दीजिए मेरे प्यारे भैया। देखिए अब ऑप्शन नंबर, अरे यार मेरा भी माइंड है ना कि ऑप्शन नंबर इसको हम क्या है बोल रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, 10 है ना, प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है बरहागिरी में, कहा भैया, बरहागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में, एक व्यक्ति की कब्र में कितने सोने के मनके, कितने सोने के मनके मिले हैं। बरहागिरी में, कहा, बरहागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में कितने सोने के मनके मिले हैं, आप लोग बताइए। 34, 36, 32, 33 बताइए। ऑप्शन नंबर जानते, देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 34, ऑप्शन बी में है 32, ऑप्शन सी में है 36, ऑप्शन डी में है 33। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। तो बरहागिरी में एक कब्र के व्यक्ति में 33 सोने के मनके मिले हैं। आप लोग नोट किए होंगे ना, पाठ 3 पर आए। 33 सोने के मनके बरहागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में मिले हैं। इससे अनुमान लगाते हैं पुरातात्विक इतिहासकार, ओहो यहाँ पर भी अमीर गरीब होते थे। और कुछ कब्र में कुछ खास मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वेयर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका। ठीक, तो हम प्रश्न संख्या 10 तक चर्चा कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 1 और चर्चा करना, मात्र एक प्रश्न, दो प्रश्न, एक दो एक दो, मात्र 2 प्रश्न चर्चा करने हैं। फिर हमको भी भूख लगा, हम भी खाना खाएंगे ना, आपको भी खाना खाना है। शायद आप लोग खा कर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो हमको भी खाना खाना है ना। तो आप लोग 1 सेकेंड देखिए। चलिए दोस्तों, अब फिर हम विचार करते हैं, पुनः विचार करते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम बताए हैं इसका ट्रिक कैसे बनाया जाता है। तो पहले देखिए कितना कथन है, तो 1 2 3 4, 4 गो कथन, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4। चारों कथन को पढ़ना है और सही, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही की गलत। तो सही कथन का चयन करें। तो सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। इस टाइप प्रश्न यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए कथन 1 में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और कथन 2 में है ऋग्वेद की संकलन करता महर्षि वेद व्यास है। और कथन 3 में है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा कहा जाता है। और कथन 4 में है शाम का अर्थ सुबह होता है। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन करें। तो आप लोग बताइए, तो बताना है तो सही कथन का चयन करना, सही कथन हमको बताना। देखिए कथन 1 में पढ़िए फिर से, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। हाँ जनाब सही है। कथन 2, कथन 1 सही है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये कथन सही है। कथन 2 है ऋग्वेद की संकलन करता महर्षि वेद व्यास है, ये भी कथन सही है। और ऋग्वेद कथन 3 में ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा कहा जाता है, कथन 3 भी सही है। कथन 4 देखिए, शाम का अर्थ सुबह होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। शाम का अर्थ सुबह नहीं, शाम का अर्थ गाना होता है। शाम का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, गाना होता है। सामवेद पढ़े ना, सामवेद जहाँ पढ़ा रहे थे शुरुआत में बताएं, शाम का अर्थ गाना होता है। शाम का अर्थ क्या होता है, गाना। शाम का अर्थ क्या होता है, गाना, ना कि शाम का अर्थ सुबह होता है। सुबह दे दिया, इसलिए ये कथन हो गया गलत। तो कथन 4 गलत हो गया। कथन 4 क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, गलत हो गया। तो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि सही कथन का चयन करें। तो सही कथन के गो है, 1 2 3, तीनों ना सही कथन है, ये चारों है। 4 तो गलत है ना भैया, 4 तो शाम का अर्थ गाना होता है, यहाँ पर सुबह दिया है, ये कथन गलत हो गया। तो कथन के वो सही है 1 2 3। 1 2 3 किधर है आप ढूंढिए, 1 2 2 और 3 4, 1 2 3। तो ये ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 1 2 3, 1 2 3 4, क्या सभी कथन सही है, नहीं जी गलत है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनसे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सामवेद को देखिए, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, जेमिनी की अस्मक की उदगाता इनमें कोई नहीं, तो सामवेद को पढ़ने वाले को उदगाता कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले को उदगाता कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखे होंगे वीडियो को और लास्ट तक देखे होंगे। जो जो इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं उनको मैं आप सभी से, मेरे तरफ से हम आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सबसे आभारी रहूंगा वीडियो अंत तक देखने के लिए। आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं और हम कल फिर लेकर आएंगे न्यू चैप्टर। ठीक, तो सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए।